Good morning to all of you. Today we will study about how to write a molecular formula. जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी जो ये सीरीज स्टार्ट हुई है ये है 10th स्टेट और 10th सी बेसिकली। अब ये वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो चैप्टर है दोनों भी बोर्ड्स के अंदर कॉमन है। और ये वाला जो लेक्चर है दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ आवर सीरीज, और जिसका टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके पहले हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है वो देखा था लास्ट लेक्चर में, है ना। हमने देखा था कि अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमको किसी भी सब्सटेंस का लिखना है तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। हमने एग्जांपल लिया था सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट जो हम खाना बनाने में डेली इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें जितने भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि सॉल्ट के अंदर सोडियम मेटल यूज होता है और क्लोरीन नॉन मेटल यूज होता है। सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाता है NaCl। अब हमें मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड का नाम दिया जाए तो आपको उसको लिखते आना चाहिए। उसका अगर आपको कहा जाए कि सोडियम कार्बोनेट है तो उसका आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो वो आपको लिखते आना चाहिए। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसे हमें इस लेक्चर के अंदर समझना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें। सो टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो देयर आर सम रूल्स टू राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके पहले आपको सबसे पहले जो है तो एलिमेंट्स जितने भी है उसमें से आई थिंक 25 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट्स है उनके जो सिम्बॉल्स है वो आपको याद रहने चाहिए। जैसा कि जो मेन मेन एलिमेंट्स है, मान लीजिए अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का सिंबल O है, नाइट्रोजन का सिंबल N है, कार्बन का सिंबल C है, सोडियम का सिंबल है Na, ठीक है, और कैल्शियम का सिंबल है Ca। इस तरीके से कुछ 25 से 30 तक के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल हमें याद रहना चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जनरली होता ये है कि हम जो कंपाउंड्स ज़्यादातर देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में, तो 90% ऑफ जो कंपाउंड्स रहेंगे वो हम सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसमें होता ये है कि हम जब भी इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो जो भी मेटल है उसको हम पहले लिखते हैं और जो नॉन मेटल होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, और वो कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। सो सॉल्ट्स आर जनरली आयोनिक कंपाउंड्स। अब कुछ जगह आपको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिसके अंदर जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स नहीं रहेंगे, उसमें सारे ही क्या मिलेंगे आपको, नॉन मेटल्स मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर कटायन और अनायन रहेगा। तो अब उसके अंदर आपको मेटल पहले नहीं लिखना है क्योंकि मेटल तो उसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जो कटायन है उसको पहले लिखना है और जो अनायन है उसको बाद में लिखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड द मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द नॉन मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। कोई भी आप कंपाउंड ले लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने कंपाउंड लिया पिछले बार हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, आप ले लेते हो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, कैल्शियम जो है मेटल है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे Ca, और क्लोराइड इज मेड फ्रॉम क्लोरीन, उसको हम बाद में लिखेंगे Cl। तो अब हमने क्या किया, ये जो आयनिक कंपाउंड है इसके अंदर हमने मेटल को पहले लिखा है और नॉन मेटल को बाद में लिखा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है मेटल को और राइट हैंड साइड में आपको लिखना है नॉन मेटल को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। In naming the ionic compound, the metal element is named as such, but the name of non-metal element is changed to have the ending IDE, like oxide, chloride, sulfide। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब भी, अब हमको ये तो पता है कि मेटल को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और नॉन मेटल को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, लेकिन जब हम नॉन मेटल लिखते हो तो आपको लास्ट में एक वर्ड लगाना है, एंडिंग खत्म करना है IDE से। मतलब क्लोरीन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्साइड में खत्म होगा, सल्फर जो है वो सल्फाइड से एंड होगा। तो जनरली ऐसा कहते हैं कि अगर अनायन रहेगा, ठीक है, अनायन को जब हम लिखते हैं तो उसके अनायन के लिए सफिक्स जो हम यूज करेंगे, अनायन के लिए हम जब सफिक्स यूज करते हैं
वो होता है IDE। ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो क्लोरीन नॉन मेटल है और नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वजह से उनके ऊपर माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि वो क्या होते हैं, अनायन होते हैं। और जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब जो अनायन है उसके लास्ट में लगेगा IDE, ठीक है, सफिक्स। और अगर मान लीजिए कि कोई कटायन है तो उसके लास्ट में लग जाता है IUM। जैसे सोडियम है तो सोडियम से कटायन बनेगा क्योंकि वो मेटल है, तो लास्ट में लग रहा है IUM। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल लेते हैं IDE का। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के ऊपर एक माइनस चार्ज है तो इसको हम कहेंगे हाइड्राइड, है ना। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, IDE लगाएंगे, इसको हम कहेंगे हाइड्राइड। और अगर H के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन, इसको हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। अब आप देखोगे कि भाई जो अनायन है उसके लास्ट में लग रहा है IDE और जो कटायन है उसके लास्ट में लग रहा है IUM। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया है MgO। इट इज नेम्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मेटल है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, राइट हैंड साइड में लिखा, और ऑक्सीजन कटायन सॉरी अनायन में कन्वर्ट हो रहा है ना। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है और जिसकी वजह से उसके आगे लग जाता है IDE। दैट्स व्हाई वी विल नेम MgO एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को तो हमें जैसे के वैसे ही लिखना है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसको हमें लिखना है IDE ही जोड़ के, यानी ऑक्साइड। So here oxygen is changed to oxide. Next example ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर भी हमने क्या किया, सोडियम को जैसे के वैसे ही लिखा, क्लोरीन को हमने कन्वर्ट कर दिया क्लोराइड के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल CuS, कॉपर सल्फाइड। कॉपर मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, लास्ट में आ रहा है, लास्ट में IDE लगाना है इसको, तो बन जाता है कॉपर सल्फाइड। नो, द सल्फर इज चेंज टू सल्फाइड। आपको ये सारी चीजें लिखते हुए चलना है, आपको इसी के नोट्स बनाना है, इसी को पढ़ के आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मार्क्स, यानी 100% मार्क्स मिल सकते हैं। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, उस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहेंगे बाइनरी कंपाउंड्स, क्योंकि बाय का मीनिंग होता है 2, है ना। जैसे मोनो यूज होता है 1 के लिए, बाय वर्ड यूज होता है, प्रीफिक्स जो यूज होता है वो 2 के लिए होता है, ट्राई 3 के लिए होता है। जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ट्राई एंगल, इसको हम ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे बाइनरी कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल MgO, इस कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर 2 एलिमेंट्स है, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज बाइनरी कंपाउंड। NaCl, सोडियम क्लोराइड, बाइनरी कंपाउंड है। कॉपर सल्फाइड CuS, बाइनरी कंपाउंड। सो NaCl, CuS, MgO are all binary compounds because they are made up of only 2 elements each. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आपको जो फोटो दिखाई दे रही है दैट इज फोटो ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम मेटल नहीं है, मैग्नीशियम का रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन के साथ में ये कंपाउंड बना है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज सोडियम क्लोराइड, इसका कलर भी आपको कैसे दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, जो हम जनरली घर में यूज करते हैं खाना बनाने में। नेक्स्ट वन इज कॉपर सल्फाइड। अब कॉपर सल्फाइड जो कंपाउंड है वो इस तरीके से आपको दिखता है, जो जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी होती है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जितने मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे शो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? मेटल्स की डेफिनेशन ही ये है कि दोज एलिमेंट्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कटायन आर कॉल्ड एज मेटल, और इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, पुश कर देते हैं, सामने वाले एलिमेंट को दे देते हैं। अब अगर सामने वाला एलिमेंट नॉन मेटल है
तो उसके अंदर तो खुद ब खुद जो है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है, वो क्या करता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? डेफिनेशन क्या कहती है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract or pull the shared electrons of a bond toward itself is known as electronegativity of its element. For example, हम लेते हैं Na और Cl। अब इनके बीच में जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, हुआ ये है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, तो इस वजह से क्लोरीन के ऊपर भी क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो आप ये कहोगे कि क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि उसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया है, अट्रैक्ट किया है, खींचा है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है या पुश किया है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, मैंने आपको कहा कि अगर आयनिक कंपाउंड है प्योरली, जिसके अंदर दो आयन है, कैटायन और अनायन है, कैटायन मेटल है, अनायन नॉन मेटल है, तो मेटल को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे नॉन मेटल को। अब अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या करना है कि भाई दोनों भी, अगर बाइनरी कंपाउंड है, दो एलिमेंट्स का बना हुआ है और दोनों भी कैसे नॉन मेटल है, तो आपको यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि भाई आप किस चीज को पहले लिखना है। तो अब वहां पे आपको ये करना है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या फिर हम कहेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो आपको एक ध्यान में रखना है कि केमिस्ट्री के अंदर यानी पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। और आपको ये तीन जो है इनको याद रखना है, ये तीन एलिमेंट्स, इसको हम याद रखना है फोन से, है ना। जैसे हम फोन करते हैं ना, हमारे पास में मोबाइल फोन होता है, तो आपको याद रखना है FON। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, F यानी कि फ्लोरीन की, उसके बाद में ऑक्सीजन की, उसके बाद में नाइट्रोजन की। बस ये सीक्वेंस आप याद रख लो। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, किसकी क्या है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। बट इतनी आप सीक्वेंस याद रख लो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, उसके बाद में नाइट्रोजन है, उसके बाद में क्लोरीन है, उसके बाद में कार्बन है, और उसके बाद में हाइड्रोजन है। बस आपको ये चीज याद रखना है। हाँ, अगर आप वैल्यू याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आगे के क्लास में आपको काम आने ही वाला है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपने एक कंपाउंड लिया है जिसमें सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल से, तो जैसे कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हम इसको HCl लिख रहे हैं, हम ClH नहीं लिख रहे हैं। HCl सही है, ClH भी आप लिख सकते थे, आप बोलोगे सर ClH क्यों नहीं लिखे हमने, इसको HCl ही क्यों लिखे, ये रॉन्ग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूल कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लो आप, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसको राइट हैंड साइड में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। क्लियर है? चलिए इसको भी आप लिख लीजिए, ये टेबल बना के इसकी वैल्यूज लिख लीजिए। नाउ द सेकंड रूल सेज दैट के molecular compounds are formed by the combination between two different non-metal elements, ठीक है। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में है तो मेटल को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, नॉन मेटल को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अगर ऐसा कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जो दो डिफरेंट नॉन मेटल से बना हुआ है, नॉन मेटल एलिमेंट से बना हुआ है, तो क्या करना चाहिए, while writing the formula of molecular compound the less electronegative element is written on the left hand side, whereas the more electronegative element is written on the right hand side. In naming the molecular compounds, the name of less electronegative non-metal is written as such. जैसा कि हमने पहले देखा था, मेटल का जो नाम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, वो जैसे के वैसे ही लिखना है, but the name of more electronegative non-metal is changed to have ending IDE, ठीक है। वहां पे क्या होता है, उसको IDE लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl का एग्जाम्पल अभी हमने लिया, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट हैंड साइड में लिखना है, क्लोरीन को चेंज करना है क्लोराइड में,
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे। अब यहाँ पे सल्फर किस में कन्वर्ट हो गया, आईडी सल्फाइड। क्लियर हुआ? चलिए, इसको भी पॉज करके आप ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। नाउ द रूल नंबर थर्ड, when there are more than one atoms of an element in a molecular compound, then the number of atom is indicated by using appropriate prefixes in the formula. अब prefix किसे कहेंगे? ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले आता है उसको हम कहेंगे prefix. So prefix is a word used before a name. और suffix हम यूज करेंगे the word which comes after the name. तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये H2S है, या फिर कोई दूसरा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं NaCl, Na2O ना, ये सोडियम ऑक्साइड है ना, तो यहाँ पे Na2 है तो इसको हम डाई बोल सकते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे इसको हम नहीं बोल रहे है ना, हम कहाँ पे हमें डाई, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है वो भी हम आगे देखेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर एक एटम है तो हम उसके लिए यूज करेंगे प्रीफिक्स मोनो, 2 एटम्स के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना एंड 10 के लिए डेका। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रीफिक्सेस ध्यान में रखने हैं, इसको भी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। Please note that the prefix mono is not written for the first element of the formula even if it has one atom. अगर कोई मोलिकुलर कंपाउंड के अंदर पहला वाला जो मेटल एलिमेंट है अगर वो सिंगल भी है तब भी हमें मोनो लिखना नहीं है। दूसरी बात, द नेमिंग ऑफ मॉलिकुलर कंपाउंड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। जैसा कि CO है, इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मोनो जो लिखा है हमने वो ऑक्सीजन के पहले लिखा है, इसलिए हमने लिखा उसको मोनो ऑक्साइड। वो ये बता रहा है कि ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, एक है, और आपको दिख भी रहा है वैसे भी, है ना। हाइलाइटर का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो चलिए, अब CO इज नेम्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को हमने क्या यूज कर लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बता दिया। तो अब आपको करना ये है कि भाई कार्बन भी तो एक ही था, हमने ऐसे लिखना चाहिए था मोनो कार्बन मोनो ऑक्साइड। लेकिन अगर आपने ऊपर वाला रूल ये पढ़ा होगा, ठीक है, समझ के पढ़ा होगा, वो देख सकते हैं, सॉरी ये वाला, प्लीज नोट दैट द प्रीफिक्स मोनो इज नॉट रिटन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम मोनो यूज नहीं करते हैं, सेकेंड एलिमेंट के हम मोनो यूज करेंगे, ठीक है। और भी इसमें कुछ चेंजेस है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, मतलब रूल्स है, आपको वो समझना पड़ेगा धीरे धीरे। सेकेंड कंपाउंड, अब हमने ऊपर देखा CO, नीचे कंपाउंड आ गया CO2। अब इसको हम कहेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन को मोनो प्रीफिक्स वगैरह लगाना नहीं है। ऑक्सीजन 2 है तो हमें लगाना है डाई, तो 2 के लिए हमने लगाया डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पे डाई मतलब बता रहा है कि ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। PCl3, P इज सिंबल ऑफ फास्फोरस, Cl इज क्लोरीन, और क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो हम इसको कहेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सो इट इज नोन एज ट्राइक्लोराइड। हमने हमें प्रीफिक्स कौन सा यूज किया, ट्राई यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CCl4, C सिंबल ऑफ कार्बन, Cl इज क्लोरीन, सो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो टेट्रा मतलब क्यों, क्योंकि इसमें 4 क्लोरीन के एटम्स है, इसलिए हमने क्या लिखा, टेट्रा लिखा। और क्लोराइड लिखा है क्योंकि वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमने राइट हैंड साइड में लिखा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। और जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसका नाम हम चेंज कर देते हैं, उसके आगे लगा दे हैं IDE, तो ये बन जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज PCl5, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। पेंटा इसलिए क्योंकि इसके पास में कितने एटम्स है, 5 है, तो हमने क्या यूज किया है, पेंटा यूज किया, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज पेंटा क्लोराइड। आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते। ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है आपको कलरलेस, ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। कंपाउंड है, लिक्विड स्टेट में होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ठीक है, दिस इज आल्सो। ये कंपाउंड है PCl5, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि द प्रीफिक्सेस आर नीडेड इन नेमिंग बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स इन दोज केसेस वेयर द सेम 2 non-metal elements form a number of different compounds having different number of atoms. अब प्रीफिक्स से हम कहाँ यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं हम,
The same two non-metal elements, nitrogen and oxygen, can combine to form 6 different compounds such as. अब होता ही है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज क्या हो रहा है, एक नया रूल हमें बता रहा है कि आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है कि भाई मोनो प्रीफिक्सेस भी आपको यूज करना होता है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं नाइट्रोजन और दूसरा कंपाउंड सॉरी एलिमेंट्स ले रहे हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर आप इनको देखोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं ये 6 अलग अलग टाइप से कंबाइन हो सकते हैं और 6 डिफरेंट कंपाउंड आपको दे सकते हैं। जैसे कभी दे देंगे NO, ठीक है, कभी N2, NO2, N2O5 ना, इस तरीके से आपको अलग अलग कंपाउंड्स दे सकते हैं। जिसे आप देखिए NO, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NO2, इसको लिखा हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आपने क्या किया कि थर्ड कंपाउंड आपको दिखा है N2O। अब आपको यहाँ पे N के पहले डाई लगाना है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, तो हमने क्या किया डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बन रहे हैं। यहाँ पे N2O3 है तो क्या बन गया डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अगर आप ये ध्यान दे रहे होंगे तो पहले वाला जो नाइट्रोजन है उसको हमने ID वगैरह लगाया नहीं है, वो नाइट्रोजन है जैसा का वैसा ही लिखना है क्योंकि हमने ये पहले पढ़ चुके हैं इसको। सो इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। पांचवा कंपाउंड देख लीजिए, ये बन जाता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। इस तरीके से सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके 6 अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कभी कभी कंपाउंड के पहले एलिमेंट के पहले भी प्रीफिक्स लिखना हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे डाई यूज किया है। सो इट इज नेसेसरी टू यूज प्रीफिक्सेस इन सच केसेस। यहाँ पे आपको प्रीफिक्सेस लिखना जरूरी है। फिर से एक बार वो रूल पढ़ लेते हैं। द प्रीफिक्सेस आर नीडेड in naming binary molecular compounds in those cases where the same two non-metal elements form a number of different compounds। इसके पहले हमने देखा CO के अंदर भी हमने कार्बन को मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखा, हमने सिर्फ क्या लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा। CO2 के अंदर हमने क्या लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने यहाँ पर भी कार्बन के पहले मोनो नहीं लिखा। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स है इसके अंदर आप देख रहे हो कि हमने नाइट्रोजन के पहले भी प्रीफिक्स यूज किया है। तो ये कुछ ऐसे केसेस होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइप्स के कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना होता है प्रीफिक्सेस यूज करना होता है। नाउ कम्स द नंबर 5। If however two non-metal elements form just one compound then prefixes are not used in naming such compounds। अब अगर आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, अब ये आपस में मिलके एक ही कंपाउंड बनेगा HCl, बस HCl2, ठीक है, या फिर H2Cl H3Cl2 ऐसे कंपाउंड्स नहीं बनते हैं इनके। दोनों जब भी कंबाइन होंगे तो एक ही टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज HCl। तो अब इस केस में आपको कहीं पर भी ना हाइड्रोजन के लिए प्रीफिक्स यूज करना है ना क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स यूज करना है। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन फॉर्म जस्ट वन कंपाउंड HCl, so HCl is named as hydrogen chloride and not as hydrogen monochloride। हम इसको हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड नहीं कहते हैं क्योंकि इन दोनों का एक टाइप का ही कंपाउंड बनता है, दैट इज HCl। सेकेंड वन हाइड्रोजन और सल्फर फॉर्म ओनली कंपाउंड H2S। जब भी ये दोनों कंबाइन होंगे एक ही टाइप का कंपाउंड बनाएंगे H2S। यहाँ पर भी आपको डाई हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप क्या लिखोगे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखोगे एंड नॉट एज हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड। नंबर 6 कहता है if hydrogen is the first element in a formula then no prefix like di, tri, tetra is put before the name hydrogen even if it has more than one hydrogen atoms। अब अगर हाइड्रोजन ही पहला एलिमेंट है तो चाहे वो इस एक से ज्यादा भी अगर कंपाउंड बनाता हो तब भी हमें हाइड्रोजन के लिए मोनो डाई ट्राई ये वाले प्रीफिक्सेस यूज नहीं करने। फॉर एग्जांपल कंपाउंड H2S is named as hydrogen sulfide, ठीक है, not as dihydrogen sulfide even though has 2 हाइड्रोजन एटम। इसमें फिर भी क्या है 2 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डाई यूज नहीं कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिकली रूल हो जाता है। 7th रूल कहता है कि देयर आर हाउएवर सम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स
which are known by their common names and not by their scientific names. जैसा कि हमने देखा भी वाटर. अब वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2S. ओके, सॉरी H2O. अब कभी भी आप इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते नहीं हो, हालांकि इसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम है, ये रॉन्ग नहीं है, इसको हम केमिकली हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम जनरली इसको वाटर ही कहते हैं. हर एक क्या कहेंगे इसको? हमेशा वाटर ही कहेंगे. आप बुक्स में भी इसको बोलोगे वाटर है. सो कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं विच आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स. उसको हम कॉमन नेम से बताते हैं, साइंटिफिक नेम से हम उसको बताते नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल H2O इज एक्चुअली हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड. ठीक है. सिमिलरली NH3 ये कंपाउंड अमोनिया गैस है. ठीक है. इसको हम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्रेट इसका साइंटिफिक नेम होता है, लेकिन फिर भी हम इसको कॉमन नेम कौन सा यूज करते हैं? अमोनिया. अब हर एक कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता है. जो ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा यूसेज में आते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, और जो बहुत पहले डिस्कवर या इन्वेंट हो चुके हैं, उनको जनरली हम क्या करते हैं? कॉमन नेम से पुकारते हैं, यूज करते हैं. नाउ कम्स, बिफोर वी डिस्क्राइब द मेथड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, इट विल बी गुड टू रिमेंबर द वैलेंसीज ऑफ द फॉलोइंग कॉमन एलिमेंट्स. अब देखिए यहाँ पे वैलेंसी का मतलब क्या हो? वैलेंसी का मतलब होता है सिंपल सा, अगर आपको समझना है कि वैलेंसी का मतलब क्या है, तो आपको ये समझना है कि वैलेंसी का मतलब होता है द कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, है ना. बॉन्ड्स को बनाने की कैपेसिटी को हम कहेंगे वैलेंसी. मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं भाई हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है. ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, उन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है. ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी होती है 2. ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी होती है 3. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम जाओगे, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है जिसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, उनकी वैलेंसी होती है 0, क्योंकि वो किसी से कंबाइन होते ही नहीं है, तो बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो उनके 0 बॉन्ड. हेलोजन की अगर आप बात करो तो हेलोजन 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, उनकी वैलेंसी भी होती है 1. उसके बाद में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की फैमिली के जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी होती है 2. नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी होती है 3. और कार्बन की जो फैमिली होती है उनकी वैलेंसी होती है 4. ठीक है. तो कुछ एलिमेंट्स की हमें जो है तो वैलेंसी पता होनी चाहिए कि वो कितने बॉन्ड बनाता है. तब अगर आपको ये याद रहेगा तभी आप जो है तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो. For example, copper and mercury metals show valencies of 1 and 2 each, whereas iron metal shows the valency of 2 and 3. क्या बता रहा है ये बोल रहा है कि अगर आप कॉपर की बात करो तो कॉपर की जो वैलेंसी है वो कभी 1 भी रहती है और कभी 2 भी रहती है ना. सेम मर्क्यूरी का भी वैसा ही है. मान लीजिएगा आप कॉपर ले लो, Cu की वैलेंसी 1 भी होती है और Cu की वैलेंसी 2 भी होती है. तो अगर सिंगल वैलेंसी रही इसको हम कहते हैं क्यूप्रस, और 2 वैलेंसी रही तो इसको हम कहेंगे क्यूप्रिक. मतलब इसको भी हम आगे जो है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि हम कब क्यूप्रस और क्यूप्रिक, है ना, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, फेरस, फेरिक यूज करते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. बस अभी समझ लो कि भाई कॉपर अगर +1 है तो इसकी वैलेंसी 1 है, +2 है तो इसकी वैलेंसी 2 है. क्या मतलब हुआ? अगर Cu+ है तो वो एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, Cu2+ है तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है. बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को ही हम उसकी वैलेंसी बोल सकते हैं. या फिर अगर आप कहीं बुक में पढ़ते हो इसकी डेफिनेशन तो वहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है कि भाई उसके ऊपर जितना चार्ज है वही उसकी क्या है? वैलेंसी. ठीक है. तो बात दोनों की एक ही है, सेम बात है. जितने चार्ज होंगे उतनी वो क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है. वैसे ही आयरन की अगर आप बात करते हो तो आयरन की वैलेंसी, अब मर्क्यूरी का सिंबल है Hg की +1 रहेगी तो उसकी वैलेंसी 1 रहेगी. Hg की 2+ भी होती है, वो 2 बॉन्ड भी बनाता है. वैसे अगर आप आयरन की बात करो, Fe की जो है तो 2+ भी होती है और Fe 3+ भी होता है, जिसको हम कहेंगे फेरस और इसको हम कहेंगे फेरिक. Hg1 को हम कहेंगे मर्क्यूरस, इसको हम कहेंगे Hg2+ को मर्क्यूरिक. ठीक है. इस तरीके से वैलेंसीज होती है, तो आपको ये याद रखना है. ठीक है. अब देखिए थोड़ा सा उसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए. ठीक है. मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख लीजिए बाद. वैसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको काफी डिटेल में बताने वाला हूँ. सो द यूजुअल वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2. सल्फर की जनरली वैलेंसी कितनी होती है भाई?
उसको भी हम आगे देखेंगे। बट इट ऑल्सो शोज वैलेंसी ऑफ 4, वो 4 भी बताता है और 6 की भी वैलेंसी बताता है। इन दो भी वैलेंसी बताता है, कभी 4 बताता है, कभी 6 बताता है। मान लीजिए कि भाई 2 वैलेंसी बताता है, मतलब क्या हो रहा है, सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है। जिस कंपाउंड के अंदर वो 4 वैलेंसी बता रहा है, मतलब वो उसने क्या किया है, 4 बॉन्ड बनाया है। जिस कंपाउंड के अंदर उसने 6 वैलेंसी बताई है, मतलब उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 6 बॉन्ड्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए भाई वैलेंसी ऑफ सल्फर अगर 2 है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, 2 है। कैसे 2 है, सल्फर है, सल्फर ने एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन से बनाया, दूसरा बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन से बनाया, ये बन गया है H2S। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। वही आप ले लो इन SO2, उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। मतलब क्या हुआ, सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाया होगा, 4 बॉन्ड बनाया होगा। और ऑक्सीजन, जो हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसने एक ऑक्सीजन के साथ में 2 बॉन्ड बनाया, दूसरे ऑक्सीजन के साथ में भी 2 बॉन्ड बनाए। तो मतलब कंप्लीटली अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर ने खुद ने कितने बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाया। ठीक है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। सल्फर ट्राइऑक्साइड देख लो आप, इसमें इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, इसमें इसने बनाया है 6 बॉन्ड। सल्फर बीच में सेंटर में एक 2 बॉन्ड बना रहा है एक ऑक्सीजन के साथ में, फिर से 2 बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ में बनाया, फिर से 2 बॉन्ड उसने तीसरे ऑक्सीजन के साथ में बनाया है। और ये कंपाउंड क्या है, SO3, इसमें इसने कितने बनाया है, 6। तो यहाँ पर H2S में सल्फर की वैलेंसी 2 है, SO2 के अंदर 4 है, SO3 के अंदर 6 है। ठीक है, इसको हम कहेंगे वेरिएबल वैलेंसीज। तो सल्फर और फॉस्फोरस का आप याद रख लो कि सल्फर की वैलेंसी कभी 2 होंगी, कभी 4 होंगी और कभी 6 होंगी। सिमिलरली दो द यूजुअल वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, जनरली वैलेंसी कितनी होती है फॉस्फोरस की, 3 होती है, लेकिन कभी कभी ये 5 भी वैलेंसी शो करता है। जैसे PCl3 के अंदर 3 बॉन्ड बना रहे, PCl5 के अंदर वो 5 बॉन्ड बना रहे, है ना। इसका एग्जांपल मैं लिखा देता हूँ, ये भी आप लिख लेना। PCl3, इसमें इसने क्या किया, एक फॉस्फोरस ने 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, 5 की अगर हम बात करें तो PCl5 की बात कर लेते। PCl5 ने कितने बॉन्ड बनाया है भाई, ऊपर ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, मेरी फोटो शायद वहाँ पे आएंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो 1 2 3 4 और 5, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया है, दूसरा इधर बना लिया है, तीसरा इधर बना लिया है, चौथा और ये 5वां। बस आपको ये 2 कंपाउंड 10th के लिए इतने काफी है आपके बोर्ड के हिसाब से कि सल्फर 3 अलग अलग टाइप की वैलेंसीज बताता है, कभी 2 बताता है, कभी 4 और कभी 6। फॉस्फोरस 2 टाइप की वैलेंसी बताता है ना, 3 भी वैलेंसी बताता है और 5 भी वैलेंसी बताता है। तो अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 1 है उसको हम कहेंगे मोनोवेलेंट, अगर 2 है तो डाइवेलेंट, 3 है तो ट्राइवेलेंट, 4 के लिए टेट्रावेलेंट, 5 के लिए पेंटावेलेंट, 6 के लिए हेक्सावेलेंट। ठीक है, ये तो मोनो जो प्रीफिक्स है वो हमने इसके पहले देख चुके हैं, इसी को हम कहते हैं वैलेंसी। क्लियर हो रहा है, चलिए अब यहाँ पे आप देखो वैलेंसी ऑफ सम कॉमन मेटल एलिमेंट्स। कुछ मेटल एलिमेंट्स की आपको याद रखनी है। अब लिथियम, देखो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो लिथियम भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप आप बोल रहे हो कि सर आप बार बार फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप बता रहे हो। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप वर्टिकल कॉलम्स देखते हो उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। अब वो जो पीरियोडिक टेबल तो सभी के पास में होना चाहिए, अगर आपके पास में पीरियोडिक टेबल नहीं है तो आज के आज ही पीरियोडिक टेबल खरीद लो। ठीक है, 10 15 20 रुपए का वो मिल जाता है स्टेशनरी की दुकान पे, और उसके जहाँ पर भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो वहाँ पे उसको चिपका दो और उसको आप हमेशा सामने रखो। तो उसमें आप देखोगे भाई 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको हम कहेंगे ग्रुप 1, और ग्रुप 2 3 4 5 इस तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो 18 ग्रुप्स है, 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है आप देखोगे यहाँ पे, उसके अंदर जो है सोडियम भी है, लिथियम है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, पोटेशियम कैसा है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है इनकी वैलेंसी कितनी है, 1। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में कौन सा आता है, कैल्शियम, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट यहाँ पर, ठीक है, थर्ड ग्रुप का तो हमको पढ़ना भी नहीं है, 13 ग्रुप पे हमारा सिलेबस में नहीं है ना, थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक वो एलिमेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें फर्स्ट सेकंड ग्रुप, 13 से लेकर
14, 15, 16, 17 एंड 18, बस ये ग्रुप हमारे सिलेबस में। अब देखिए सिल्वर, अब इसमें जो थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप के बीच में कुछ कुछ मेटल्स है जिसको आपको याद रखना है। जैसे सिल्वर, सिल्वर की वैलेंसी हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है, अभी हमने देखा। Hg, मर्क्यूरी की वैलेंसी कभी 1 भी होती है, कभी 2 भी होती है। मैग्नीशियम भी जो है दैट इज अ सेकंड ग्रुप एलिमेंट, और अगर सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो 100% उसकी वैलेंसी कितनी रहेंगी? 2 रहेंगी। जिंक की वैलेंसी कभी जो है तो 2 भी रहती है, आयरन की वैलेंसी 2 भी रहती है और 3 भी रहती है। एल्यूमिनियम जो है ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है और 13 ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी होती है 3। तो अब हमने ये देख लिया भाई मेटल की वैलेंसी देख ली। अब आते हैं भाई नॉन मेटल की तरफ। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन आ जाता है, वैलेंसी कितनी है? 1 है। मैंने आपको बताया 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन की फैमिली में ही सल्फर आ जाता है, सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2 है। और 2 के साथ साथ में कभी वो 4 भी बताता है और कभी 6 भी बताता है, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का ही एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी कभी 3 भी होती है और कभी 5 भी होती है। और कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखना है। टेबल भी ड्रॉ करो, इनकी सारे वैलेंसीज भी आप देख लीजिए, ठीक है। अब लास्ट में देखिए आप, इसके बाद में हम जब नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी जो है सारे लेक्चर्स देखो, इनकी प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने में आप डिफरेंट टाइप्स के कलर पेन यूज़ कर सकते हो, हेडिंग के लिए अलग पेन यूज़ करो, और नीट एंड क्लीन जो है तो नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे तरीके से लिखते हो तो जब भी आपके एग्जाम्स आते हैं उसको रिवाइज करने के लिए आपका दिल बोलना चाहिए कि भाई आप पढ़ने के लिए दिल बोलना चाहिए आपको ना, इस तरीके से जो है तो नोट्स अच्छी तरीके से आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको जो फोटो दिखाई दे रही है, दिस इज फेरस सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या है? FeSO4। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन 2 सल्फेट। देखिए, इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इसको हम फेरस सल्फेट भी बोल रहे हैं, और इसको हम क्या कर रहे हैं? आयरन सल्फेट भी बोल रहे हैं। लेकिन आयरन के साथ में हमने क्या लगाया? 2 लगाया। अब ये हमने 2 क्यों लगाया? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है, ठीक है। अभी हमने देखा भाई आयरन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड आपको ये येलो कलर का कंपाउंड डिश में दिख रहा है, दिस इज फेरिक सल्फेट। अब आप देखिए, जब इसकी वैलेंसी 2 थी तो हमने यूज किया फेरस, और दूसरे नाम के अंदर हमने रोमन नंबर न्यूमेरियल्स में 2 लिखा। जब इसकी वैलेंसी 3 है तो इसको हम फेरिक सल्फेट बोल रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट नेम के अंदर रोमन नंबर न्यूमेरियल्स लिख रहे हैं 3। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि भाई अस कहाँ यूज करना है और इक कहाँ यूज करना है। और लास्ट वाला, दिस इज टिटेनियम नाइट्राइड। सो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड इज कितना है? 3 होता है। तो चलिए, आज का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई थिंक आप भी लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय इसलिए करना है क्योंकि आपको पढ़ना है, पढ़ने को बर्डन समझ के नहीं पढ़ना है, उसको एंजॉय करके पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका माइंड सेट उस तरीके से रखते हो पढ़ाई के लिए, तो ये आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। कभी भी आप स्टडी को कभी भी बोर होकर नहीं पढ़ोगे, हमेशा इंटरेस्टिंग होकर पढ़ोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कौन सी डाउट्स वगैरह है। तो अगर आपने 3 लेक्चर्स ये देख चुके हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की डाउट अगर आ रहा है तो मैं उन डाउट्स के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा और वो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर आपके डाउट्स आने चाहिए कि आपको कौन कौन चीज़ों की चीज़ों के जो तो डाउट्स है, ठीक है। तो चलिए फिर, तब तक के लिए सबको बाय, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको भी ये तो आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।